हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज फाइनली हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आखिरी क्लास इस पर्टिकुलर चैप्टर की। बच्चों, अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, जरा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अभी तक हम स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, इसके दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। और फर्दर फिर इनके अंदर तीन पार्ट्स क्लासिफाई कर देते हैं, माइक्रो कैसे कहेंगे, स्मॉल कैसे कहेंगे, मीडियम कैसे कहेंगे। देर आफ्टर बच्चों हमने इसका रोल देखा था, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, इसमें क्या रोल होता है। फिर हमने स्पेशली देखा था रूरल बिजनेस के अंदर रोल, रूरल इंडिया के अंदर उसका क्या रोल है। देर आफ्टर इसका हमने प्रॉब्लम देखी थी, क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। ऑल्दो एक कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। देर आफ्टर हमने देखा था कि गवर्नमेंट किस तरीके से उनको असिस्टेंस या फिर मदद प्रोवाइड कर रही है अलग अलग तरीकों से। फिर बच्चों हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज के बीच में जो भी एक्टिविटीज करता है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जिसमें एक आइडिया जनरेशन होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजाइन होता है, रिसोर्सेज का इंतजाम करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है, रिस्क लेना होता है। ये सारे काम एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर करे जाते हैं, जिसमें मेनली तीन काम कर पाते हैं। पहला, प्रॉफिट खुद के लिए कमा पाते हैं। दूसरा, कस्टमर को वैल्यू दे पाते हैं। और तीसरा, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न दे पाते हैं। देन आफ्टर इसके हमने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इनोवेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, रिस्क टेकिंग होती है। फिर बच्चों ने इसकी नीड के बारे में पढ़ा था कि क्यों ये जरूरी है। ये लाइफ लाइन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, सोसाइटी का बेनिफिट देता है, इनोवेशन देता है, और फिर ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ किसके थ्रू होती है, आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो, बदल लेते हो। फिर बच्चों हमने 8 स्टेप की क्या देखी थी, इसकी प्रोसेस देखी थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। ठीक है, पहले सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी होती है। देर आफ्टर हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडियाज को जनरेट करते हैं, फिर प्लानिंग होती है, क्या टेक्निकल क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ लगेगी। इसके बाद हम पैसे को रेस करते हैं। अगर हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं है तो पैसा 3-4 जगह से लेकर आ सकते हैं, बहुत जगह से लेकर आ सकते हैं। वो हमने स्टार्टअप वाले फंड में पढ़ लिया, तो फंड थ्रू स्टार्टअप में ग्रोथ करते हो, हार्वेस्ट मतलब बेच देना। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर। फिर बच्चों हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था चार कंडीशन एक स्टार्टअप बनने के लिए। पहला, इंडिया के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, 5 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तीसरा, पिछले सालों के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा आपकी एनुअल सेल्स नहीं होनी चाहिए। और लास्ट, इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर हमने इसके एम्स देखे थे, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, और फिर हमने देखा था कैसे हम इसको फंड कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। पहला, बूटस्ट्रैपिंग, खुद का पैसा लगाएंगे। दूसरा, क्राउड फंडिंग, मतलब पब्लिक का पैसा लगाएंगे। तीसरा, एंजल इन्वेस्टमेंट, एक पर्टिकुलर इंसान से पैसा लेंगे। वेंचर कैपिटल, एक ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेंगे। इंक्यूबेटर, एक्सीलेटर, इंक्यूबेटर का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस को नर्चर करेगा, ऊपर खड़ा करने की कोशिश करेगा। एक्सीलेटर दौड़ाएगा। और लास्ट में माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी, जब बैंक से लोन नहीं मिले तो आप इनके पास जा सकते हो। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों ने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको मतलब बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, क्या बच्चों, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जो आप क्रिएट करते हो अपने दिमाग से, चाहे आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे इन्वेंशन हो, चाहे डिजाइन हो, कोई इमेज हो, कोई सिंबल हो, कोई नाम हो, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। और जब इसकी आप प्रोटेक्शन ले लेते हो गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसे बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दो तरीके से होती है, एक होती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एक होती है कॉपीराइट्स। ठीक है, कॉपीराइट्स के अंदर आपके आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क दोनों आ जाते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आपके ट्रेडमार्क, डिजाइन, इन्वेंशन सब कुछ आ जाता है। क्यों जरूरी है आईपीएल लेना एंटरप्रेन्योर के लिए, उसके लिए अंदर 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। न्यू इन्वेंशंस को एनकरेज करता है। दूसरा, इंसेंटिवाइज करता है किसको, क्रिएटर्स को। तीसरा, लॉस ऑफ इनकम को बचाता है, क्योंकि उनके अलावा, उनकी परमिशन के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। और लास्ट, उनको रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ, ये काम उन्होंने किया है। फिर बच्चों ने टाइप्स ऑफ आईपीआर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला बच्चों ने पढ़ा था कॉपीराइट के बारे में। मैंने इसमें आपको बताया था 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कॉपीराइट किन किन चीजों के लिए लगता है। तो उसके एग्जांपल क्या थे, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमैटिक फिल्म्स। कॉपीराइट का मतलब होता है नॉट टू कॉपी, कोई और कॉपी नहीं कर सकता आपकी परमिशन के अलावा। जस्ट लाइक अदर राइट्स इज जस्ट लाइक अदर प्रॉपर्टीज, आप कॉपीराइट को भी बेच सकते हो। वैसे अपना हर एक राइट आप बेच सकते हो, रेंट पर दे सकते हो, पैसा कमा सकते हो। दूसरा बच्चों जो हमने राइट देखा था वो था हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम, नेम, सिंबल जिससे आपका बिजनेस जाना जाता है या आपके प्रोडक्ट जाने जाते हैं, उससे बोला जाता है ट्रेडमार्क। ये दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होता, कोई कंपनी कोई कॉपी नहीं कर सकता। इससे आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन के बारे में पता चल जाता है। दो तरीके से ट्रेडमार्क को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला होता है हमारा कन्वेंशनल, जो पुराने जितने भी चले आ रहे हैं वो, और अब नए तरीके से भी ट्रेडमार्क लिए जाते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया था साउंड मार्क का, अगर आपको याद आ रहा हो, जैसे नेटफ्लिक्स की साउंड नीति,
तो वो वाला वो क्या नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क है। फिर बच्चों हमने लास्ट क्या देखा था कल, सॉरी लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी से कोई प्रोडक्ट, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो, जिस पर्टिकुलर एरिया से जाना जाता है, पर्टिकुलर वहीं की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानी जाती है, उससे बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ये बच्चों हमारी कल्चरल हेरिटेज है, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, जो सालों सालों में बनी है, ओवर सेंचुरी से डेवलप हुई है, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया, क्योंकि आजकल के जो कस्टमर है वो ज्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी हैं, ज्यादा मनी पे करने के लिए रेडी है, अगर वो पर्टिकुलर चीज वहां से बिलोंग करती हो तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ना करे, तो इसलिए हमको ये नाम बचा कर रखने पड़ते हैं। ये तो था बच्चों अभी तक का हमारा रिविजन। अब बच्चों आगे बात करते हैं आज की क्लास की, और आज की हमारी लास्ट क्लास है, तो ये चैप्टर हम आज कंप्लीट कर लेंगे। अब जो बच्चों अलग हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है, वो आता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये समझेंगे, फिर देखेंगे इसकी प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। तो बच्चों रीड करेंगे, अ डिजाइन इंक्लूड एनी शेप, एनी पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाइन, कलर्स एंड कॉम्बिनेशन दैट इज अप्लाइड टू एनी आर्टिकल। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी शेप, कोई भी पैटर्न या कुछ भी कलर्स, कुछ भी अरेंजमेंट आप करते हो जिससे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट को शेप दी जा सकती है, उसे बच्चों बोला जाता है व्हाट, डिजाइन। या कुछ चीज समझ में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोको कोला की बोतल लूं तो उसका एक अपना पर्टिकुलर डिजाइन है, ठीक है। हम एक स्कूटी की अगर हम डिजाइन की बात करें तो उसका पर्टिकुलर डिजाइन है, कोई कार की शेप वो भी एक डिजाइन है। तो कोई डिजाइन अगर आप इन्वेंट करते हो, आप बनाते हो, तो वो भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। आगे रीड करते क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोटेक्शन गिवन टू द अटेस्टेटिक अपीयरेंस ऑफ आई कैचिंग फीचर्स, ठीक है। बच्चों यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक क्या बात बोली है, आप जनरल शेप्स को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, जनरल डिजाइन को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। आप ऐसे ही आई कैचिंग या फिर ऐसा देखते आपको लगता है ना कि वाह क्या डिजाइन है, वाह क्या शेप है, आप ऐसे ही फीचर्स को आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। या कुछ चीज समझना, एक जनरल पेन होता है, एक जनरल पेन होता है, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं करवा सकते, लेकिन आपने कोई स्पेशल डिजाइन का पेन बनाया हुआ है तब उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये चीज समझ, गाड़ी की शेप सबको पता है, 4 पहिए ऊपर बॉडी लगी हुई, तो ये जनरल शेप, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपने स्पेशल डिजाइन बनाया, स्पेशल हेडलाइट बनाई हुई है, स्पेशल कर्व दिए, शेप को स्पोर्टी लुक दिया है, तो ये स्पेशल डिजाइन है, ठीक है, आई कैचिंग फीचर है, तो ये आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आपने बच्चों अगर शायद आप पता नहीं आपने देखनी, आपने टार्जन मूवी देखी है बच्चों, टार्जन, वो जंगल वाली नहीं, गाड़ी टार्जन वाली, जिसके अंदर एक जो लड़का होता है वो अपने पिता का सपना पूरा करता है, वो कार का डिजाइन बनाता है, तो वही डिजाइन, वो स्पेशल आई कैचिंग फीचर है, तो वो डिजाइन आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ डिजाइन इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। मतलब पहली बार जब प्रोटेक्शन लेते हो तो आप 10 साल तक प्रोटेक्शन ले सकते हो, कि 10 साल तक वो डिजाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता, which can be renewed for further 5 years after the expiry of the term। मतलब ये पहले आप 10 साल तक प्रोटेक्शन लोगे, और जब 10 साल खत्म होने को आएंगे होंगे तो आप फर्दर 5 साल के लिए और प्रोटेक्शन ले सकते हो, नॉमिनल सी फीस देके। During which a registered design can only be used after getting a license from its owner, and when the validity period is over, the design is in public domain। ये अच्छी बात बोलिए, जब तक वो प्रोडक्ट आपका डिजाइन रजिस्टर्ड है तब तक तो आप उस डिजाइन जिसने बनाया उसकी परमिशन से वो डिजाइन यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से डिजाइन यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो डिजाइन का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद उस डिजाइन को कोई और भी यूज कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, फिर से रीड करूंगा, ड्यूरिंग विच अ रजिस्टर्ड डिजाइन कैन ओनली बी यूज आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब अगर वो रजिस्टर्ड पीरियड में चल रहा है, वो 10 साल या 5 साल के अंदर चल रहा है, तो आप उसकी परमिशन के अलावा आप यूज नहीं कर सकता। यू हैव टू टेक परमिशन, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम इट्स ओनर। बट अगर उसका वैलिडिटी पीरियड ओवर हो चुका है, एक्सपायरेशन हो चुका है, तो वो डिजाइन अब पब्लिक का हो चुका है, पब्लिक उसको कैसे भी यूज कर सकती है। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला जो बच्चों हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ रहा है काफी यूनिक है, दैट इज प्लांट वेराइटी। क्या है बच्चों, सर इसको रीड करेंगे फिर समझेंगे क्या दे रखा है। प्लांट वेराइटी इज एसेंशियली ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों बोटेनिकल का मतलब क्या होता है, वो फीचर्स जिसके अंदर, वो प्लांट्स जिनके अंदर ऐसे फीचर आ रहे हैं जो कॉस्मेटिक्स या फिर मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करे जा सकते हैं। मतलब वो प्लांट्स
जिनमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, जिसको हम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है प्लांट वेराइटी। जैसे होता है ना एलोवेरा, नीम, ठीक है, और क्या कहते हैं चंदन, तो ये क्या प्लांट वेराइटी है जिसके अंदर ऐसे फीचर्स है जो कि मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिनके अंदर कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिनको हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हम उनको भी हम लीगली प्रोटेक्ट करा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के लिए यही फीचर लगते हैं, तो इस प्रोडक्ट के लिए आप इसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकते। तो आप ये इस तरीके की भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। क्या लिखा हो बच्चों, एक बार रीड करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ वेराइटी विच इज ब्रेड एंड डेवलप्ड बाय फार्मर्स, मतलब ये स्पेशली ब्रेड मतलब उगाए हुए होते हैं, डेवलप करे हुए थे फार्मर्स के द्वारा। ये प्लांट जो वेराइटी होती है ना, मतलब अलग अलग तरह के प्लांट जिनके अंदर बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली डेवलप करे जाते हैं बाय फार्मर्स। ठीक है, ये जनरली पैदा नहीं होते, उसको स्पेशली फार्मर्स के थ्रू पैदा करवाया जाता है, बढ़ाया जाता है। दिस हेल्प इन कंजर्विंग, इंप्रूविंग एंड मेकिंग प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेस, मतलब इससे आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अवेलेबल करा सकते हो फॉर जेनेटिक पर्पस, फॉर अदर पर्पस। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोज, मतलब अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पोटैटोज। अभी तो तुमने सिर्फ येलो पोटैटो देखा, एक स्वीट पोटैटो भी आता है, अलग अलग तरीके पोटैटोज आते हैं। तो ये क्या आप अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हो बच्चों, नए नए प्लांट्स उगा रहे हो जिनके अंदर अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फर्दर यूज करी जा सकती है इन मेडिकल, इन कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज। तो वही उन्होंने बात बोली है कि हम ऐसे हाइब्रिड वर्जन भी बना सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें दो अलग अलग कैटेगरीज के फीचर्स जुड़ जाते हैं, उसे बोला जाता है हाइब्रिड। ये चीज क्लियर हो गया। हमने बच्चों 8th 9th क्लास में या 10th क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर हमने वही देखा है जब दो प्लांट्स, मेल प्लांट, फीमेल प्लांट्स, जिससे क्रॉस ब्रीड पैदा होती है, वैसे ही बच्चों प्लांट्स के अंदर भी और वेजिटेबल्स के अंदर भी क्रॉस ब्रीड आ जाती है। तो वही उन्होंने बोला हाइब्रिड वर्जन्स ऑफ पोटैटोज, जिसके अंदर हम ऐसे जानबूझ के कैसे हम ब्रीड उगा रहे हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उससे बोला जाता है प्लांट वेराइटी। Such protection promotes investment in research and development. R&D का मतलब होता है बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Recognize Indian farmers as cultivators, conservers and breeders, as well as facilitates high quality seeds and planting material. This leads to growth of the seed industry. मतलब जब हम ये प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो ऐसे में एक इंसेंटिव मिल जाता है, उनको प्रमोशन मिल जाता है कि हाँ हम इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग सीड्स के ऊपर, फार्मर्स को रिकॉग्निशन मिलता है, फार्मर्स को कल्टीवेटर्स के तौर पे माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कंजर्वर्स के तौर पे माना जाता है, ब्रीडर्स मतलब जो चीजें उगाते हैं, नई चीजें इन्वेंट करते हैं, नए नए सीड्स बनाते हैं, उनके तौर पर उनको जाना जाता है। और इस तरीके से जो सीड इंडस्ट्री है, नए नए सीड्स बनते हैं, उससे ये इंडस्ट्री बूस्ट अप हो रही है। दैट इज प्लांट वैरायटी। बच्चों ये 3 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला जो बच्चों हमारे पास राइट आ रहा है वो है कि हमारा सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। नाम बहुत ही ज्यादा हैवी दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। पहले मैं आपको जरा डिजाइन दिखा देता हूं, फिर हम बात करते हैं कि क्या चीज के बारे में बात हो रही है। एक सेकंड रुकना बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों आपके सामने मैंने गूगल ओपन कर दिया, इसके अंदर आपको एक अभी इमेज दिखाई देगी, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये आपको बच्चों ये चिप्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपको ये चिप्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, क्या दे रखे हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये कंप्यूटर में लगने वाले चिप्स हैं, इनके डिजाइन भी बच्चों पेटेंट इनके राइट्स लिए जा सकते हैं। इन डिजाइन के भी बच्चों, ये जो डिजाइन दे रखे हैं ना, आपको एक सेकंड, ये जो डिजाइन दे रखे हैं आप इनके भी लीगल राइट्स ले सकते हो कि ये डिजाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता। क्यों, कभी कभार इस डिजाइन से क्या होता है बच्चों, आपकी जो भी मशीन है उसकी एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो ये डिजाइन के भी राइट्स लिए जाते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हो बच्चों, हैव यू एवर सीन अ कंप्यूटर चिप्स? यस सर, हमने अभी देख ली। आर यू अवेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स नोन एज आईसीस? इतना तो मुझे याद नहीं है साइंस के बारे में, लेकिन इतना पता है कि यहाँ इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं। अ सेमीकंडक्टर इज an integral part of any computer chip. Any product that contains transistors and other circuit elements used and form semiconductor as an insulating material used inside the, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इट इज अ डिजाइन टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी फंक्शंस। आप इसको भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। ये साइंटिफिक टर्म से बच्चों मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि हाँ ये जो डिजाइन है, जो लेआउट, आप उसका भी प्रोटेक्शन ले सकते हो कि और कोई कॉपी नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बच्चों अभी तक हमने 3 राइट्स पढ़ लिए।
पहला राइट पढ़ा हमने डिजाइन के बारे में, आप डिजाइन को प्रोटेक्ट करा सकते हो। दूसरा हमने प्लांट वैरायटी को देखा कि आप अलग तरीके जो भी प्लांट्स उगा रहे हो आप उनको भी प्रोटेक्शन ले सकते हो, जिससे मेडिकल प्रॉपर्टीज या कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिससे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सको, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए मेडिसिन आप पैदा कर सको, बना सको, इन्वेंट कर सको। और फिर हमने देखा सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। बच्चों ये नाम मुझे ऐसा लगता है एक नंबर में आ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए हम कौन सा राइट ले सकते हैं, तो आपको ये नाम रटना पड़ेगा फॉर 1 मार्क, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। ठीक है, ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम लास्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट राइट पढ़ने वाले, दैट इज पेटेंट। ठीक है, पेटेंट ये बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स या 4 मार्क्स। ठीक है, पेटेंट बच्चों क्या होता है पेटेंट, जरा रीड करेंगे समझेंगे। अ पेटेंट is a type of intellectual property rights which protect the scientific inventions। जब आप साइंटिफिक इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट कराते हो, इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी प्रोसेस। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया नया, आप उसको प्रोटेक्ट कराते हो तो आपको बोला जाता है कि आपको पेटेंट मिल गया, आपको प्रोटेक्शन मिल गई है, उस प्रोटेक्शन का नाम पड़ गया पेटेंट। ठीक है, जैसे आपको कोई बिजनेस का नाम है उसकी प्रोटेक्शन ले ले तो बोलते हैं ट्रेडमार्क मिल गया। आपने बुक को प्रोटेक्शन ले ली तो आपको कॉपीराइट मिल गया। वैसे आपने अपना साइंटिफिक इन्वेंशन अगर आपने प्रोटेक्ट करा लिया तो आपको क्या मिल जाता है, पेटेंट मिल जाता है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है अगेंस्ट कि आपको कोई साइंटिफिक इन्वेंशन आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो साइंटिफिक इन्वेंशन कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई नई प्रोसेस हो सकती है। प्रोडक्ट तो मतलब समझ में आ रहा है, आपने कोई नई चीज ही बना दी, और प्रोसेस का मतलब होता है कोई पुरानी चीज है उसको बनाने का तरीका आपने नया ढूंढ लिया जिसको एकदम यूनिक तरीके से बनाया जा सकता है, तो उस प्रोसेस का भी आप क्या करा सकते हो, पेटेंट ले सकते हो, प्रोटेक्ट करा सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया। आगे रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है। अ पेटेंट इज अ टाइप ऑफ आईपीआर which protects scientific inventions which shows technical advancement over the already known products। मतलब आपको पता है कि प्रोडक्ट है ऑलरेडी, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है लेकिन उसका हमने कुछ नया ही वर्जन बना दिया या नए तरीके से बनाना उसे सीख लिया। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक्चुअल में पेटेंट कहते कैसे हैं। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा, ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट विच प्रोवाइड राइट टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स। मतलब आप कोई और यूज उसको नहीं कर सकता, कोई भी और यूज नहीं कर सकता सिर्फ आपके अलावा। एंड प्रिवेंट देम, किनको, जो कॉपी करना चाहते हैं, फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इंपोर्टिंग द इन्वेंशन। ये चीज समझ आ रही है। अगर आपने किसी चीज का पेटेंट ले लिया है तो उससे बाकी सबको दूर कर दिया गया है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई उसको बेच नहीं सकता, कोई उसको यूज नहीं कर सकता, कोई इसको यूज करके कोई चीज बना नहीं सकता जो आपका इन्वेंशन है। ये चीज क्लियर हो गया। तो इससे बच्चों बोला जाता है पेटेंट। अब बच्चों एक सवाल आता है, पेटेंट लिया किसका जाता है। ठीक है, जैसे हमने ट्रेडमार्क, नाम, नाइन सिंबल की बात करी, हमने प्लांट के बारे में बात कर ली, हमने डिजाइन के बारे में बात कर ली, हमने लेआउट डिजाइन के बारे में बात करी, तो पेटेंट किस किस का लिया जा सकता है। तो बच्चों पेटेंट लेने के लिए इन्होंने 3 शर्तें रखी हुई हैं। क्या बच्चों, पेटेंट लेने के लिए इन्होंने 3 शर्तें ली हुई है। क्या है शर्तें, जरा रीड करेंगे। सबसे पहला, वो नया होना चाहिए, कोई भी चीज हो वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई इन्वेंशन है और उसको आपको पेटेंट करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, इट मस्ट बी न्यू, नया होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है। नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन, ठीक है, ऑलरेडी से पहले किसी को पता नहीं होना चाहिए कि ये चीज ऐसी ही होती है। ऑलरेडी अगर किसी को पहले से पता है कि ये चीज ऐसे होती है तो उसका पेटेंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो सबको पता है ऑलरेडी। आप अचानक से थोड़ी ना बोल दोगे तो ये चीज मेरे नाम पे इन्वेंट कर दी, नहीं नहीं नहीं। जो चीज किसी को ना पता हो, नॉन ऑब्वियस हो, न्यू होनी चाहिए और प्लस उसको आप यूज कर सकते हो, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपने कोई इमेजिनरी चीज का आप पेटेंट नहीं ले सकते हो, उसका कोई यूज पॉसिबल होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, तभी आप इसको पेटेंट करवा सकते हो। इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, जरा रीड करेंगे। इट मस्ट बी न्यू, दैट इज इट शुड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करंट नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब पहले से वर्ल्ड में कहीं भी वो चीज होनी नहीं चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, एकदम न्यू होनी चाहिए, तभी आप उस चीज का पेटेंट करवा सकते हो। दैट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन इन एनी फॉर्म बिफोर द फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। जिस दिन आपने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया है उस दिन से पहले तक किसी और ने किसी भी नाम से वो जानी नहीं जानी चाहिए, वो न्यू होनी चाहिए एकदम। बच्चों अगला पॉइंट क्या दे रखा है, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ये, अगर मान के चलो आप एक साइंटिस्ट हो और आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी है
तो जब आपने कोई चीज नई इन्वेंट करी है तो बाकी जो भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी ये न्यू होना चाहिए, उनके लिए भी यूनिक होना चाहिए, उनके लिए भी नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल नहीं होना चाहिए, अब नॉर्मल होना चाहिए, वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली हुई है। और लास्ट क्या बोला हुआ बच्चों, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब आप उसको यूज कर पाओ, चाहे आप कैसे भी यूज कर पाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर पाओ, बट वो यूज करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई आपने इमेजिनरी चीज का पेटेंट ले, ना ना ना, इमेजिनरी चीज का पेटेंट नहीं होता, आपको कोई चीज ऐसी बनानी चाहिए जिसका यूज पॉसिबल हो, ठीक है। ओके, अब आगे बच्चों जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जरा वो रीड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट कैन बी फाइल्ड टू गेट राइट ओवर एन इन्वेंशन नॉट डिस्कवरी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेटेंट आप इन्वेंशन का ले सकते हो, डिस्कवरी का नहीं ले सकते हो। अब क्या मतलब है ये, सिंपल जरा वर्ड में आपको बताने की कोशिश करता हूं। इन्वेंशन का बच्चों मतलब होता है कोई भी चीज आपने न्यू इन्वेंट करी है, और डिस्कवर का मतलब होता है वो चीज ऑलरेडी है बट पता आपको अब लगा है। ये आपको चीज समझ में आ रही है। इन्वेंशन का मतलब होता है कोई भी चीज नई इन्वेंट करना, कोई चीज पहले से नहीं थी बट आपने इन्वेंट करी। और डिस्कवरी का मतलब होता है वो वाली चीज डिस्कवर करी, ओ माय गॉड ये चीज ऐसे होती है। अब जैसे न्यूटन को एप्पल गिरा हुआ दिखा तो उसको पता लगा रहा है ये तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी पहले से थी, पहले से नीचे ही गिरते थे, बट उसने देखा कि अरे वाह तो नीचे ही गिर रहे हैं, तो उसने नई चीज डिस्कवर करी। तो कोई भी चीज को डिस्कवर करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज की, तो उसका आपको पेटेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी पहले से है, वो न्यू नहीं है। ये आपको चीज समझ में आ रही है। तो इन्वेंशन नया होता है, डिस्कवरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, जिसको बस आप दुनिया के सामने लेकर आ रहे हो कि ये चीज है, एग्जिस्ट करती है। ये चीज समझ में आ रही है। तो इन्वेंशन का पेटेंट मिलता है, डिस्कवरी का पेटेंट नहीं मिलता। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया रखा है, न्यूटन ने एप्पल को गिरता हुआ देखा तो उसने बताया तो ग्रेविटी है, तो भैया ग्रेविटी पहले से ही थी, पहले से नीचे ही गिरते थे, तो इसका पेटेंट नहीं मिल सकता। लेकिन ग्राहम बेल ने फोन बनाया, फोन पहले नहीं थे, जो आजकल आप फोन यूज करते हो वो पहले नहीं थे, तो वो इन्वेंट करे गए। वो किन्होंने इन्वेंट किए थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किए थे, तो उनके नाम पर वो पेटेंट लगा हुआ था। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है बच्चों, उन्होंने वो एग्जांपल दे रखा है कि हाँ भाई इन्वेंशन किससे कहते हैं, डिस्कवरी किससे कहते हैं, ये भी रीड कर लेते हैं। व्हेन वी यूज आवर एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग नोवेल, मतलब यूनिक, मतलब नया, यूनिक इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं इनोवेशन। वेयर एज प्रोसेस ऑफ हाईलाइटिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग इज कॉल्ड डिस्कवरी। मतलब कोई चीज पुरानी ऑलरेडी है, उसको बस आप हाईलाइट करके बता रहे हो, अरे भाई इस चीज को ये कहते हैं, तो उसको हम डिस्कवरी बोलते हैं, और डिस्कवरी का पेटेंट नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है जरा बच्चों रीड करेंगे। द पर्पस ऑफ पेटेंट इज टू एनकरेज इनोवेशन इन साइंटिफिक फील्ड। पेटेंट का बस यही मेन मोटिव है कि आप साइंटिफिक फील्ड में इनोवेशन ट्राई करते रहो। अ पेटेंट ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन, पेटेंट कितने टाइम के लिए मिलता है, दैट इज 20 इयर्स। डिजाइन 10 साल के लिए मिलता है। बच्चों हमने रीड कर लिया था, क्या लिखा हुआ आगे रीड करेंगे। During anybody else who wishes to use a patent subject matter need to seek permission from the patentee by paying certain cost for the commercial use for such an invention। मतलब पहले अगर आपने पेटेंट ले लिया तो 20 साल तक सिर्फ आप यूज कर सकते हो और कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन कोई और पर्सन यूज करना चाहता है तो वो आपसे परमिशन लेगा पहले, और आपको कुछ खर्चा देगा जिससे वो उसका कमर्शियल यूज कर पाए, मतलब वो पैसे वो पे करेगा। ये चीज क्लियर हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ सीकिंग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द पेटेंटी फॉर फी इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। ये चीज क्लियर हो गया। जब आप किसी और पर्सन से उसका पेटेंट यूज करने के लिए पैसे देते हो तो उसको बोलते हैं कि आप उनसे लाइसेंस ले रहे हो कि आप वो चीज यूज कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है बच्चों, पेटेंट क्रिएट्स टेम्पररी मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल पर्सन जो मार्केट के अंदर होता है, उसे बोला जाता है मोनोपोली। तो अगर आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी है और वो सिर्फ आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो आपने मोनोपोली क्रिएट कर दी, यू आर द सिंगल पर्सन जो चीज बेच सकता है, तो टेम्पररी मोनोपोली होती है। वंस द पेटेंट एक्सपायर, और जैसे वो 20 साल खत्म हो गए, वो चीज पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और पब्लिक उसका मन मर्जी तरीके से यूज कर सकती है, कोई और यूज कर सकता है, कोई और प्रोडक्ट बना सकता है। ये चीज क्लियर हो गया। दिस प्रिवेंट द पेटेंटी फ्रॉम इन्वॉल्विंग एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस लाइक क्रिएटिंग मोनोपोली। और यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि आप पेटेंट हमेशा लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते हो, कभी ना कभी वो एक्सपायर होगा, जिससे ऐसा ना हो कि आप जिंदगी भर मजे उठाओ, पैसे मन मर्जी से चार्ज करो, ऐसा नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई,
बहुत बढ़िया। तो बच्चों पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बच्चों 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा हमारे सामने, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, किसका पेटेंट नहीं लिया जा सकता। तो बच्चों ये एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, आप इनको याद कर लेना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी समझाने लायक नहीं है, बस आपको रटना है। क्या है बच्चों, एक बार रीड करेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, आप इनको पेटेंट नहीं करवा सकते हो। कॉन्ट्रेरी टू वेल स्टेब्लिश नेचुरल लॉस, फॉर्मुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, मन गढ़ंत कहानी की आप पेटेंट नहीं ले सकते हो। फ्रिवलेस इन्वेंशंस, मतलब जिससे किसी का नुकसान हो, आप ऐसे पेटेंट नहीं करवा सकते हो। प्रोड्यूशियल मॉरलिटी इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, एडमिक्सचर्स, ट्रेडिशनल नॉलेज, कोई पुरानी नॉलेज चली आ रही है, हल्दी मेडिकल प्रॉपर्टी, आप उसका दवाई बनाकर कोई पेटेंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। हल्दी को सबको पता है कि पुरानी नॉलेज आ रही है कि हल्दी इज अ मेडिकल प्रोडक्ट, ठीक है। इंक्रीमेंटल इन्वेंशंस विदाउट इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन, ठीक है। इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार है, तो आप उस पर पेटेंट नहीं ले सकते। तो बस इन्होंने एग्जांपल दे रखे बच्चों, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि राइट 1 और 2 एग्जांपल व्हिच कैन नॉट बी पेटेंटेड एट ऑल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट एक्ट का मतलब होता है बच्चों पेटेंट का कानून, एक्ट का मतलब होता है कानून, जो 1970 में पास हुआ था। उसके अंदर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर ये बताया गया है कि ये चीजों के पेटेंट नहीं लिए जा सकते। यहां तक आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि फॉर्मेलिटी वाला टॉपिक है, मैं आपको सिंपल रीड करवा दूंगा, इसमें कुछ खास नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस। इसका मतलब बस यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका बिजनेस के संग क्या लिंक है, ठीक है, वो रीड करते हैं। Whether a business is establishing its presence in the marketplace or is already well entrenched, protecting and managing its intellectual property, it's critical in taking the business ahead. मतलब अगर आप बिजनेस आपका वेल एस्टेब्लिश बिजनेस हो या बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज और प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है तो। इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग और इफ यू आर अ वेल एस्टेब्लिश बिजनेस, तो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, आपको उसको मैनेज भी करना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अगर आपने अपना इन्वेंशन को पेटेंट ही नहीं करवाया तो कोई और कॉपी कर लेगा, आप धरे के धरे रह जाओगे, ठीक है, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, वो सिर्फ फॉर्मूला लेके अपना बिजनेस करना चालू कर देगा। तो अगर आपको बिजनेस को आगे लेके जाना है तो आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करना होगा और उनको देखना भी होगा वो प्रॉपर्ली मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आगे क्या दे रखा है, अ बिजनेस हैज टू कंटिन्यूअसली इनोवेट एंड थिंक अहेड, ठीक है, उनको नई नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए, नहीं तो वो स्टेगनेंट हो जाएंगे। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, रुक जाएंगे, की जगह पे स्टिल हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे, एंड विदर अवे, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को कंटिन्यूसली इनोवेट करना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए, नए नए इन्वेंशन करने चाहिए, अदरवाइज उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो मार्केट से गायब हो जाएंगे। इट इज इक्वली अनसेंशियल टू रिस्पेक्ट अदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉट ओनली ऑन एथिकल ग्राउंड्स बट ऑन ऑल्सो ऑन लीगल ग्राउंड्स, ठीक है। मतलब आप दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दूसरों के पेटेंट्स, दूसरों के डिजाइन, दूसरों के आर्ट वर्क, इनके आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मॉरली भी और लीगली भी, ठीक है, क्योंकि आप किसी को आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट देगा, मतलब आप किसी को कॉपी नहीं करोगे तो कोई आपका भी कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्टअप इज एन एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स दैट कैपिटलाइज ऑन डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग एंड इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सर्विसेज एंड फॉर द टारगेट ऑडियंस। यही चीज यहाँ पर उन्होंने बोली हुई है कि एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है कि वो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है, इंप्रूव करता है, इनोवेट करता है, ठीक है, चाहे नया प्रोडक्ट बनाना हो, नए तरीके से काम करना हो, नई सर्विसेज पैदा करना हो जो टारगेट ऑडियंस के लिए करी जा रही है। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे क्या दे रखा है बच्चों, एक बार रीड करेंगे। Startups today are responsible for several disruptive technologies that have changed the way we think and we live. ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। स्टार्टअप्स ने ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर आ गए हैं, हमारे सोचने का समझने का तरीका ही बदल गया है। आज हम घर बैठ के पढ़ते हैं, आज घर बैठ के हम टीवी देखते हैं, घर बैठ के हम लाइव मूवी देख लेते हैं, लाइव मोबाइल पर हम मैच देखते हैं। पहले हम डीडी नेशनल पर मैच देखते थे, फिर स्टार स्पोर्ट्स पर मैच देखते थे, अब हॉटस्टार पर मोबाइल में लाइव मैच देखते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? पहले कैमरे के सामने सेटअप करके लाइव स्ट्रीम होता था, आप अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर लेते हो, पब्लिक के सामने लाइव आ जाते हो। तो मतलब टेक्नोलॉजी से अब सारी नई चीजें बदल गई। लाइव टेलीकास्ट करना पहले बहुत हवा माना जाता था, बहुत बड़ा माना जाता था, टाइम पास लगता है, एक बटन दबाओ लाइव टेलीकास्ट चालू।
तो ये क्या है, इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हम चीजों को सोचने का, देखने का, जीने का तरीका हमारा बदल चुका है। आगे क्या लिखा है, ये बच्चों बहुत अच्छी प्राउड वाली बात लिखी हुई है लास्ट पॉइंट में। विद 20,000 plus startups, India is said to be at the third largest ecosystem in the world. बच्चों 1 mark का क्वेश्चन, India is the third largest ecosystem in the world. The Startup India initiative seeks to capture entrepreneurial streak in Indians and create a nation of job creators and job not for job seekers. जो मैंने बच्चा आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर मैंने बताया था कि इंडिया को ऐसी कंट्री बनाने की कोशिश करी जा रही है जहाँ पे जॉब प्रोवाइड करी जाए, ना कि जॉब मांगी जाए। और लास्ट, intellectual property rights can be critical in aiding new ventures, monetize their ideas, and establish competitiveness in the market by extending protective umbrella offered by the IPRs. जब नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, नए नए आईपीआरस आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो ऐसे में जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेते हो, चाहे कॉपीराइट लो, ट्रेडमार्क लो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस लो, डिजाइन लो, लेआउट्स लो, प्लांट वैरायटी लो, पेटेंट लो, तो इससे आपको फायदा मिलता है कि आप अपने आइडिया को, अपने इन्वेंशन को मोनेटाइज कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इससे आप मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस रहेगी। ठीक है, मार्केट के अंदर जोरों शोरों से कंपटीशन बिल्ड रहेगा, किस के आईपीआरस की मदद से, कोई और कोई यूज नहीं कर पाएगा। आई होप आपको बच्चों ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, उनका रोल क्या होता है, गवर्नमेंट ने उससे कैसे मदद कर रही है। देन आफ्टर बच्चों हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप करना, और लास्ट कैसे करी जाती है, मतलब उसकी प्रोसेस क्या है। फिर बच्चों हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ा कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, उन गवर्नमेंट का एम क्या था उस पॉलिसी के लिए, और कैसे कैसे हम स्टार्टअप्स को फंड कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। फिर बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर आईपीआर स्टार्ट करे, अलग अलग तरीके के आईपीआर होते हैं। सबसे पहले आईपी का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। फिर हमने देखा था कि आईपीआर क्यों जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए, तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहला, इंसेंटिवाइज हो जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, इनकम का लॉस नहीं होता है, और उनको एनकरेज करता है कि वो नई चीजें और इन्वेंट कर सकें। फिर हमने कॉपीराइट देखा, कोई कॉपी नहीं कर सकता आपका आर्ट या फिर आर्टिस्टिक वर्क या फिर लिटरेरी वर्क। दूसरा, ट्रेडमार्क आपका बिजनेस का नाम वगैरह, सिंबल, साइन, डिजाइन, जिसके अंदर हमने देखा था 2 तरीके के होते हैं आपके ट्रेडमार्क, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके से नाम, लाइन, सिंबल, और नॉन कन्वेंशनल मतलब साउंड मार्क। ठीक है, फिर हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पढ़ा। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे नेचुरल प्रोडक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो, जो पर्टिकुलर एरिया में बनाया जाता हो, तो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक्स्ट्रा पैसा देने को राजी होते हैं, क्योंकि लोगों को पता है अगर कोई चीज़ इस एरिया से बिलोंग करती है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। फिर बच्चों हमने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लांट वैरायटी के बारे में पढ़ा, फिर सेमी इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, पेटेंट के बारे में पढ़ा। और ये पेटेंट का 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। बस तो बच्चों दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अब बस हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक हमारा इंटरनल ट्रेड और एक हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। बस अब 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा बिजनेस स्टडीज का कोर्स भी जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। टिल देन बच्चों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। अभी बिजनेस स्टडीज आई है, आगे चल के और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।